नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या अपने परिवार के पैतृक संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए उस संपत्ति पर कब्जा रखना जरूरी है या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रॉपर्टी दो तरह के होते हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। आपको हिस्सा भी साधारणतः इन्हीं दो प्रॉपर्टी में मिलता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वैसी है जो 4 पीढ़ी से आपके पास चली आ रही है, लेकिन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वो है जो जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर खरीदे या पिताजी खरीदे और वर्तमान में वह स्वर्गवास कर गए, लेकिन शामिलात रूप से सारे परिवार के सदस्य पिताजी के द्वारा खरीदे हुए संपत्ति पर सामूहिक रूप से अपना कार्य करते हैं और उसका फसल उगाते हैं। दोस्तों, इन्हीं 2 संपत्तियों में आपको हिस्सा मिलेगा। चूँकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जन्म से ही अधिकार हो जाता है, इसीलिए एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 4 पीढ़ी पहले की भी होगी, तो आप जैसे ही जन्म लेंगे आपका अधिकार उस संपत्ति में हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक लेटेस्ट जजमेंट और काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों, जो 2023 में इसी साल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास हुआ, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार के शामिलात संपत्ति में, चाहे पैतृक हो या जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो, अगर उस ज़मीन पर आपका कब्जा नहीं भी है, फिर भी आपको उसमें शेयर पाने का अधिकार है। आप अपना शेयर उसमें पा सकते हैं। परिवार के शामिलात या पैतृक संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन का सिद्धांत लागू नहीं होता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार में अनेक सदस्य होते हैं। कुछ सदस्य बाहर चले जाते हैं कमाने। जो सदस्य घर पर रह जाता है वो परिवार के सारे संपत्ति का देखभाल करता है। दोस्तों, समय के साथ साथ वो अपनी संपत्ति का दाखिल खारिज भी अपने नाम पर करा लेता है। इस प्रकार पूरे पारिवारिक संपत्ति का वो अकेला मालिक बना हुआ रहता है दोस्तों। और हो सके तो इस बीच में वह ज़मीन भी बेच देता है, उस संपत्ति में कुछ ज़मीन बेच भी देता है दोस्तों। तो क्या ऐसी परिस्थिति में जो बाहर परिवार के सदस्य काम कर रहे हों या जो बाहर परिवार के शेयरधारी काम कर रहे हों, क्या उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना हिस्सा पा सके। दोस्तों, इसी बिंदु पर आज का यह लैंडमार्क जजमेंट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पुराने लैंडमार्क जजमेंट में, जिसका डिसीजन 1957 में हुआ था दोस्तों, पी लक्ष्मी रेड्डी बनाम एल लक्ष्मी रेड्डी वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था दोस्तों कि परिवार के एक व्यक्ति का पैतृक या शामिलात संपत्ति पर कब्जा सारे व्यक्तियों के, सारे सदस्यों के पक्ष में माना जाएगा। यानी एक व्यक्ति अगर समूचे पैतृक या शामिलात संपत्ति पर कब्जे में है, तो उस परिवार में जितने भी शेयर होल्डर हैं, सारे के पक्ष में वह व्यक्ति कब्जाधारी माना जाएगा दोस्तों। अब आइए एक दूसरे जजमेंट से समझते हैं, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा कि जो व्यक्ति कब्जाधारी है, अगर उस संपत्ति को बेच भी देता है, फिर भी खरीदार से हिस्सा पाने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो घर में न रह करके बाहर कहीं अन्यत्र काम कर रहा था। इस लैंडमार्क जजमेंट का नाम है दोस्तों अन्ना साहब बाबू साहब पाटिल बनाम बाला साहब पाटिल। तो ये 1995 का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इस केस में भी अपना निर्णय सुनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिवार का एक सदस्य सारे संपत्ति पर कब्जे में है और उसका दाखिल खारिज भी अपने नाम पर करा चुका है, और वह संपत्ति अगर बेच भी दिया है, तो परिवार से बाहर जो अन्यत्र कहीं रहकर काम कर रहा है परिवार का सदस्य, जिसका भी शेयर इस संपत्ति में था, वह जब आएगा अपना शेयर ले लेगा, को सिविल कोर्ट में केस फाइल करेगा और अपना शेयर उस बेचे हुए संपत्ति में से भी वापस पा सकता है। अब दोस्तों, यहाँ एक शर्त है कि बेचे हुए संपत्ति में कब तक आप अपना शेयर वापस पा सकते हैं। दोस्तों, जनरली ये पाया गया है कि एक रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने के लिए उचित समय सीमा 3 साल है, लेकिन अगर आप पार्टीशन के साथ कैंसिलेशन सूट डालते हैं, यानी बंटवारा के साथ साथ अगर आप कैंसिलेशन सूट डालते हैं, तो 12 साल तक इंडियन लिमिटेशन एक्ट का आर्टिकल 65 के अनुसार आप 12 साल तक टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करते हैं, लेकिन उसमें पोजेशन रिकवरी का मांग नहीं करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आपके परिवार का वह सदस्य जिसके नाम पर दाखिल खारिज है, या वह ज़मीन का खरीदार जिसने उस ज़मीन को खरीदा, इस आधार पर सूट को डिसमिस आपका कराना चाहता है कि पोजेशन का मांग नहीं हुआ। चूँकि सेक्शन 34 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का दोस्तों, यह उसका प्रोविसियो या प्रावधान करता है कि अगर आपको 2 या 2 से अधिक रिलीफ की मांग अपने हक के लिए एक सूट में करनी है, लेकिन अगर आप उसमें किसी एक रिलीफ को छोड़ दिया, ऐसी परिस्थिति में आपका सूट डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इस तरह के केस में जहां पर परिवार का एक सदस्य जो घर पर रहता था ज़मीन को बेच दिया, पैतृक संपत्ति को बेच दिया, तब जो बाहर रहने वाला सदस्य है टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा तो किया, लेकिन उसमें पोजेशन रिकवरी जो खरीदार है जिससे कब्जा वापस लेने के लिए यह रिलीफ का मांग नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में खरीदार ने कहा और उसका भाई ने कहा जो ज़मीन बेचा था कि चूँकि वादी जो है जिसने केस किया है वह पोजीशन रिकवर का मांग नहीं किया है, तो सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अनुसार इस सूट को डिसमिस कर दिया जाए। दोस्तों,
अब पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि सूट डिसमिस करने के लिए मुख्यतः 3-4 कारण होते हैं, जिसके बारे में सूट डिसमिस कराने का तरीका है दोस्तों। ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर में वह पार्टी जो अपने आप को महसूस करता है कि हमारे विरुद्ध में गलत सूट लाया गया, न्यायालय में एक पिटीशन देता है। ऑर्डर 7 रूल 11 में मुख्यतः 4 पॉइंट हैं दोस्तों, 4 बिंदु हैं। जिस बिंदु को अगर आप न्यायालय में साबित कर दिए, वैसी परिस्थिति में न्यायालय उस सूट को खारिज कर देंगे। पहला है कॉज ऑफ एक्शन, यानी जैसे ही आपको मालूम हुआ कि हमारी संपत्ति बिक गई तो आपने क्या कार्रवाई की, कौन सा एक्शन लिया। दूसरा है ओवर वैल्यूड ऑफ द प्रॉपर्टी, संपत्ति के मूल कीमत से अधिक कीमत आंकना। तीसरा है अंडर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के कीमत से कम कीमत पर रजिस्ट्री कर देना। और चौथा है अगर कानून के अनुसार इस तरह का कोई भी सूट बार्ड हो, यानी रोक लगा दी गई हो, तो फिर सूट को डिसमिस कर दिया जाएगा। कानून के अनुसार बार्ड का मतलब है दोस्तों, जैसे लिमिटेशन का टाइम फेल कर गया, एक मियाद होता है किसी भी केस करने का, फेल कर गया। एस्टॉपल है दोस्तों, भूतकाल में किसी से कोई एग्रीमेंट किए थे, आज भी उसको मानना पड़ेगा, उसके विरुद्ध में आप सूट नहीं ला सकते। यानी इस तरह के कानूनों के विपरीत में अगर कोई सूट न्यायालय में लाया जाता है तो विपक्षी पार्टी ऑर्डर 7 रूल 11 का पिटीशन दे करके सूट को डिसमिस करा सकता है। आइए दोस्तों अब आज के टॉपिक पर आएँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट क्या कहता है दोस्तों। फैक्ट तो आप समझ गए, ब्रीफ आप समझ गए, प्रोविजंस क्या कहते हैं ये आप समझ गए। अब आइए मूल बिंदु पर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। केस का टाइटल है दोस्तों मनोरमा देवी वगैरह बनाम सुधा देवी। इसका सिविल अपील नंबर है 288 ऑफ 2023। अब इस केस का थोड़ा हम तथ्य समझ लेते हैं, आपको आसानी होगी मुकदमा को समझने में। दोस्तों एक परिवार के कुछ सदस्य बाहर रहते थे, लेकिन जो सदस्य घर पर थे वो अपने नाम पर दाखिल खारिज भी करा चुके थे, और बाहर रहने वाले सदस्य को डिफ्रॉड करने के लिए उन्होंने उनका हिस्सा भी यहाँ पर बेच दिया। ऐसी परिस्थिति में बाहर वाले सदस्य को जब मालूम हुआ कि मेरा भी हिस्सा मेरे भाई बेच दिए हैं, तो वह पुनः आया और सिविल कोर्ट में जाकर के टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा की, जिसके अंदर में उन्होंने मांगा इस सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाए जिसे मेरे भाई ने बेचा है, लेकिन इसमें पोजीशन रिकवरी के लिए मांग नहीं किया दोस्तों। तब प्रतिवादी ने या जिसके ऊपर केस किए थे जो ज़मीन का खरीदार था, उन्होंने कोर्ट में क्वेश्चन रेज किया, इस केस में उस ज़मीन को मैं खरीद कर अपने कब्जे में हूँ, इन्होंने सिर्फ अपना शेयर मांगा है, उस संपत्ति पर पोजीशन यानी कब्जा के रिकवर करने के लिए, वापस पाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई है। तो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंतर्गत में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के अनुसार इस सूट को खारिज कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों वह ट्रायल कोर्ट उनके पिटीशन को डिसमिस कर दिया, ये कहते हुए कि इस तरह का कोई प्रावधान यहाँ नहीं है, बाहरी सदस्यों को पोजीशन साबित करने का या पोजीशन रिकवर करने का कोई अधिकार नहीं। तब प्रतिवादी जिसके ऊपर केस किया गया था ऑनरेबल हाई कोर्ट चला गया, वहाँ भी उन्होंने कहा अपने शेयर की प्राप्ति के लिए ज़मीन पर कब्जा रखना जरूरी नहीं है। एक आदमी अगर कब्जे में है तो सारे सदस्यों के पक्ष में उनका कब्जा माना जाएगा। अतः इस केस में मुझे अलग से सेपरेट पोजीशन रिकवरी का सूट फाइल करने या रिलीफ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस बात को हेल्ड किया कि प्रतिवादी का कथन सत्य है। परिवार का कोई भी सदस्य अगर बाहर रहता है, जो घर पर रहने वाला सदस्य है वह उसके भी हिस्से का हकदार है। माना जाएगा कि बाहर रहने वाला सदस्य भी पैतृक संपत्ति पर अपने शेयर के कब्जे में है। ऐसी परिस्थिति में जो सदस्य घर में रह रहे हैं और उन्होंने ज़मीन को बेच दिया, वो विक्रेता भी यह नहीं कह सकता कि अपना शेयर मांगने के लिए कोई अन्य भी सदस्य किसी भी केस में पोजीशन रिकवरी का सूट फाइल करे। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पैतृक संपत्ति या ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में कोई शेयर है, उस संपत्ति पर कब्जा रखना या कब्जा मांगना आपकी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको डिक्लेरेशन सूट फाइल करना है अपने शेयर के लिए और कैंसिलेशन सूट फाइल करना है। अगर कोई आदमी ज़मीन बेच दिया है, परिवार का कोई सदस्य ज़मीन बेच दिया है, तो उस रजिस्ट्री को कैंसिल करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर मेरा यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों कमेंट ज़रूर करें, ताकि कमेंट से हम अगला वीडियो के बारे में सोचने का मौका मिलता है और हमें भी काफ़ी मोटिवेशन प्राप्त होता है दोस्तों। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।